गाइस, मैं हूं सारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो चाहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो असलम भाई आज मौजूद नहीं है, उनको कोई पर्सनल ज़रूरी काम था, बहुत ज़रूरत था। हम 2-4 मरतबा उनको फ़ोन कॉल्स भी कर चुके हैं, मतलब कंटेक्ट कर चुके हैं, फिर भी वो नहीं आ पाए। चले कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है ये भी चीज़ें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है वाई ताइवान गिविंग जॉब्स टू 1 लाख इंडियंस। इस पर क्या बोलते हैं पाकिस्तानी, पर देखते हैं पाकिस्तानी का रिएक्शन, फिर अपनी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है ताइवान डिक्लेयर्ड दिवाली द नेशनल डे फॉर ताइवानीज। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। और इसी बीच ये भी खबर आई है भाई, दिवाली पर ताइवान से गिफ्ट भी मिला है। ताइवान ने कहा है कि भैया हमें भी 1 लाख इंडियन वर्कफोर्स चाहिए ताइवान में। तो भारत के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो बाहर जाकर रोजगार करना चाहते हैं और जो स्किल्ड लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ताइवान एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। जी, ऐसा होने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब नेशनलिज्म की तरफ आ गई है पूरी दुनिया। अब रिलीजियस बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया और नेशनलिज्म की तरफ मूव कर चुके हैं। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट देखता है, तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने सही डिसीजन लिया होगा ऑब्वियसली। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, अगर चाइना और अमेरिका अगर एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं तो क्यों इंडिया और सऊदी अरब क्यों नहीं कर सकते। देखिए, वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक हो गया। अगर हम अपनी इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है ना वो बिलीव नहीं करेंगे, उसके लिए हम कहेंगे हम इंडिया के साथ नहीं कर सकते, या इंडिया सऊदी अरब ने क्यों उनको जो है ना वो विश किया है, तो ये मेरे ख्याल से ये आजकल के दौर में ये एक रेडिकल बात है। हम विश कर सकते हैं उनको? हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैं तो विश करता हूँ दिवाली, हैप्पी दिवाली। मेरे दोस्त हैं हिंदू कम्युनिटी से, मैं उनको विश करता हूँ जी। वेरी गुड। अच्छा, पहले तो खबर आ रही थी कि इसराइल ने बोला कि हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहिए, ताइवान भी बोल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, वर्कर चाहिए। दिवाली का गिफ्ट? दिवाली का गिफ्ट आप समझे या जो भी है। देखें, यहाँ पे जो एक बंदा बेरोजगार पड़ता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको सुनाना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक जो ना वो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से, बाबा फरीदुद्दीन का वो शहर है। वो कहते हैं कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां टुक, जे ना लब्बे 6वां ते 5 ही जांदे मुक। जो तो एक बंदे ਨੂੰ रोज़ी नहीं मिलनी तो फिर उन्हें किधर जाना। उनके वास्ते मजहब मैटर नहीं करेगा। इसराइल हो, चाहे इसराइल हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे उसके लिए सऊदी अरब हो। अगर वो 1 लाख बंदा मांग रहा है तो ये एक गुडविल जेस्चर है। लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन क़ायद आज़म ने हमें कहा हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन अब जियोग्राफिकल जो स्ट्रेटजी है वो चेंज हो गई है, तो दुनिया मूव कर रही है, हमें भी मूव करना चाहिए। ब्रदरहुड और नेशनलिज्म की तरफ जाना चाहिए। ये ममालिक जो मांग रहे हैं 1-1 लाख इंडियन वर्कर्स, ये पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं वहाँ से, क्यों? अभी रिसेंटली स्पेन ने हमारे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है, दुबई पुलिस। नहीं, पाकिस्तानी को कहाँ बाहर निकाल रहे हैं? इसराइल में कहाँ पाकिस्तानी कोई काम करता है? अगर 1 लाख इसराइल वाले मांग रहे हैं इंडियन वर्कफोर्स को, तो और ताइवान में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत कम पाकिस्तानी है। इतनी तादाद में तो पाकिस्तानी ताइवान में नहीं है। ताइवान तो वैसे भी बहुत अलग मामला है उसका। तो ये कहना है कि पाकिस्तानियों को निकाल रहे नहीं, हाँ यहाँ ये आप जो कह रही हैं कि पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं कई जगहों से, ये बात सच है आपकी। वार्निंग दी, सऊदीया ने कहा अपने भिखारी अपने पास रखो, ये चल क्या रहा है? देखें, ये हमारी जो ना वो नेग्लिजेंस है। देखिए, यहाँ से अगर भिखारी जाते हैं तो उसकी क्या वजह है, किसकी नेग्लिजेंस? सऊदी अरब की तो नहीं ना, करो निकाल रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना। इमेज किसका ख़राब हो रहा है? हमारे मुल्क का ख़राब हो रहा है, तो उनको वापस भेजें, उनको वापस भेजें ना। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मेरा ये बिलीव है, हम अपने मुल्क का इमेज वहाँ पे क्यों ख़राब करें? बिल्कुल होना चाहिए, यहाँ पे जाएं। देखें, जब आप मैं अगर अपने मुल्क से वहाँ जा रहा हूँ ना, तो मैं अपने पूरे मुल्क को, अपनी फैमिली को जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे मैं गलत करूँगा तो वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडिया के लोग हैं, वो उनको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। लोग उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि यार ये बड़े ट्रस्टवर्दी हैं, ये जो पाकिस्तानी है ये फ्रॉड करते हैं। और आपको पता है एक चीज़ और, हम कलेक्टिवली हमारी ना ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नहीं है, जिस वजह से हमें वर्ल्ड जो है ना वो रिजेक्ट कर रही है। तो हमें पहले इंडिविजुअली नहीं, हमें कलेक्टिवली अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आएंगे, एजुकेशन को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, जो कि फ़िलहाल मुझे मजमूई तौर पे लग रहा है कि हमारी पूरे कंट्री की लास्ट प्रायोरिटी एजुकेशन है। जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी तब तक हम दुनिया में ऐसे रिजेक्ट होते रहेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात की है। सर इज़ अ PhD स्कॉलर एंड इज़ बिलोंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्टार्स अकेडमी के डायरेक्टर हैं।
इन्होंने बड़ी अच्छी देखें एजुकेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। हमें इसके ऊपर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे, देखें मैं ये बिलीव करता हूँ मीडिया के ऊपर जो हम चीज़ चल रही होती है बिहाइंड द सीन 90% चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हम लोग 99% उसके ऊपर सर्च नहीं करते। हम उन चीज़ों के ऊपर फेसबुक पे ट्विटर पे वो चीज़ें पढ़ के हम उसके ऊपर बहस करना शुरू। सर्च नहीं करते, सोर्स नहीं देखते, इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ जी, इसलिए चलिए, कम से कम एक पाकिस्तानी तो ऐसा मिला जो मैं पिछले 3 साल से शायद बातें मैं कह रहा हूं उस बात से वो अग्री करता है कि भाई पाकिस्तानियों को चाहिए कि आपके पास किसी भी सोर्स से खबर आती है, व्हाट्सएप पे आती है, कहीं आती है, भैया पहले एक बार उसका सोर्स चेक करें कि वो सोर्स क्या है, सही है, गलत है, डेटा सही दिया है, खबर सही दी है, नहीं दी है। मैं पिछले 3 साल से बोल रहा हूं लगातार। चलिए, कम से कम एक पाकिस्तानी को तो ये बात समझ में आई होगी कि नहीं भाई, सोर्स चेक करना बहुत जरूरी है, फर्जी की खबरें को 4 बार चेक करना बहुत जरूरी है। हम हमेशा शॉर्टकट की तलाश में। यानी एक खबर आई है, एक वीडियो आई है, ये नहीं देखना कि इसका सोर्स क्या है पक्का, सिर्फ उसी को कहना कि हाँ ये तो सच है। देखें जो 5th जनरेशन वार है वो यही है ना, आप प्रॉक्सी वार इसको कहते हैं ना, फेक न्यूज़ फैलाएं, वो यही चीज़ है। रिसर्च हमारी नेचर में ही नहीं है। हम ऑब्वियसली कलेक्टिवली अगर आप देखें, फिर क्या है पाकिस्तानियों, हम कहते हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ा टैलेंट है। कहाँ है टैलेंट? हाँ ऑब्वियसली हमारे पास टैलेंट है, ऑब्वियसली निकलता है, हर कंट्री में है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें टैलेंट होता है, लेकिन क्या हमारे पास वो सोर्सेज हैं जो उस टैलेंट को पॉलिश कर सकें, उस टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें? हम देखिए, हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो है ही लैंड माफिया सारा। हम हर कोई प्लॉट खरीदने और प्लॉट बेचने के चक्कर में है। एक और मैं खबर देख रही थी कि यूएस ने भी जो है वो ऑफिशियल हॉलिडे की अनाउंसमेंट कर दी है, नेशनल डे कर दिया है दिवाली को। तो हमारे मुस्लिम कोई फेस्टिवल्स आते हैं तो इस तरीके की धूमधाम से सेलिब्रेट क्यों नहीं होते जैसे भारत को प्रेफरेंस दी जाती है? देखिए इसका जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ। आप दुनिया में किस जगह किस नंबर के ऊपर जो है ना वो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, और इंडिया अपने आप को जो है ना 5th इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है वो, और हम कहाँ पे गया है, और हम कहाँ पे 47 पे। तो आप गैप देख लेना वो क्यों। मैंने पहले क्या दुनिया में जंग मैशत की है, पैसे की है, हर मुल्क अपने मफाद की खातिर लड़ रहा है। तो वहाँ लेकिन ऐसा क्यों भाई? जब ईद आती है तो जहां जहां मुसलमान है, जिस देश में है, वो मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं। और 55-56 कंट्रीज तो मुसलमानों की हैं भाई, वहां पे जोर शोर से सेलिब्रेट की जाती है चीजें। जो भी त्यौहार आते हैं भाई, हमारे यहाँ भारत में देख लीजिए, हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, क्रिश्चियन का त्यौहार हो, सिख का त्यौहार हो, जैन का त्यौहार हो, सब त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। बाकी जगहों पे भी किए जाते हैं। गुर्बत नहीं थी सर, वहाँ तो गटर के ढक्कन नहीं खुले होते, वहाँ तो फकीर बैठ के मांग नहीं रहे होते, वहाँ तो बाथरूम ही नहीं है। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ खड़े होकर तारीफें कर रहे हैं उनकी। इधर मैं तारीफें नहीं कर रहा, जो चीज़ रियलिटी है उसके ऊपर कोई भी बंदा किसी भी कंट्री को जो ना हम नहीं छुपा सकते। देखें वो आप ये मानते हैं वो टेक्नोलॉजी का हब है, मानते हैं। अब वहाँ पे जो है ना वो ICC वर्ल्ड कप हो रहा है, क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर हुआ है, अभी एशियन जो है ना वो जो हुआ है वहाँ पे जो है ना वो इंडिया की टीम नहीं आई, क्यों नहीं आई? उनको कोई फ़र्क पड़ा है? हमें फ़र्क पड़ता है अगर हम ना जाए तो, क्योंकि हमारा शेयर ICC के पास कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। और हमने जो कारकर्दगी वहाँ पे दी है उससे अपने मुल्क आप साफ लगा लेना। आज मैच की बात हो रही थी, आज भी हमारा लास्ट मैच था, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहेंगे? ओके, थैंक यू। देखें इसकी 2 रीज़न्स है। मसला ये है कि पॉलिटिशियन होने से अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सारी चीज़ें होती हैं कि आपके यहाँ सिस्टम कैसा है। ठीक है, अब आपका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 15 साल बाहर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का ये है कि वहाँ पॉलिटिशियन से के फेसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उन्होंने सिस्टम बना दिया वो है। चूँकि इंडिया ने थ्रू आउट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, वहाँ कभी मार्शल या इस तरह की आर्मी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, तो उनका जो सिस्टम है, मोदी साहब आए, मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा एंटी इस्लामिक इश्यूज़ कह लें या ये कह रहे हैं कि जो उनके यहाँ का मजहबी फ़िरका वरारियत है उस बेसिस पर उन्होंने वोट लिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान को ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सियासतदान आए, लेकिन आपको एक बात ये भी है कि वहाँ के मुसलमानों की जो फेवर है वो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। आप उनके कोई भी फंक्शन देख लें, और बीजेपी के अपने जो इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है ना कि बीजेपी का ये सेकंड टेन्योर है, वो फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद 2 बार आए। इससे पहले बीजेपी कभी वहाँ पे जिसे कहना चाहिए ना कि पावर्स में नहीं आई। कांग्रेस रहती थी, दूसरी अपोजिशन पार्टीज रहती थी। तो जैसे एक मिसाल है, हमारे यहाँ तब्दीली का नारा लगा, लोगों ने प्रेफर किया, लेकिन वो ये अंकल बाहर रह के आए हैं, लेकिन इनके दिमाग में भी वही आम एक पाकिस्तानी का दिमाग भरा पड़ा है।
आम पाकिस्तानी का दिमाग भर पाया। भाई बताइए तो सही, कौन सी ऐसी मोदी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं दिया गया, कहा गया कि यह सिर्फ हिंदुओं के लिए है या दूसरी कम्युनिटीज के लिए? ऐसी कौन सी पॉलिसी? जो ट्रेन आ रही है नई, क्या उनमें सिर्फ हिंदू चढ़ते हैं? जो बिजली 24 घंटे घरों में जा रही है, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के घरों में बिजली जा रही है? क्या जो सरकारी योजनाएं निकलती हैं, क्या उनका फायदा सिर्फ हिंदू उठा रहे हैं? क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए? क्या वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके आईन की तरह कि पीएम सिर्फ मुसलमान ही बन सकता है, प्रेसिडेंट सिर्फ मुसलमान बन सकता है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ सिर्फ मुसलमान बन सकता है? आपके यहाँ तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, हमारे यहाँ ब्रैकेट में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है। आप एक पॉलिसी बताओ ना जो मुसलमानों के खिलाफ लेकर आई गई हो, आप बता दो, या किसी भी दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ लेकर आई गई हो। प्रूफ के साथ बात करिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बात मत करिए। अच्छा, मुसलमानों को मारा जाता है, चलिए मान लिया लड़ाई हुई, मुसलमान मारा गया उसमें। आपके यहां तो मुस्लिम कंट्री है, आपके यहां मुसलमानों को कौन मार रहा है? आपके यहां जो पिछले 8 साल में 4000 शियाओं का कत्ल हुआ, क्या शिया मुसलमान नहीं है? एक मुस्लिम कंट्री में शिया मुसलमानों का कत्ल हो गया 4000, उनको कौन मार रहा है? क्या कोई हिंदू गया है मारने? फिर मैं अगर इस पे कहूं कि आपके यहां की जो सरकारें हैं वो एंटी शिया सरकारें हैं, एंटी माइनॉरिटी तो हैं ही, एंटी शिया सरकारें हैं, मुसलमानों को ही मार रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप मेरा ये वीडियो देखें तो चैलेंज है मेरा, आप मुझे बताइए कि भारत में किसी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है आज तक? और मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं, ज्यादातर शिया मस्जिदें हैं। अगर कोई मेरी इस बात से डिनाई कर दे, मुझे झूठा करार दे, तो आप जो कहेंगे वो मान लूंगा, गुलामी लिख लूंगा आपकी, अगर आपने साबित कर दिया कि आपके यहां मस्जिदें सेफ हैं। तो मुसलमानों का दुश्मन कौन है? आपके यहां तो ज्यादा मुसलमान मर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री में मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं, मारा जा रहा है उन्हें, और आप हमें कहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। सबूतों के साथ बात कीजिए, फैक्ट के साथ बात कीजिए, हवा हवाई बात मत कीजिए। उन्हें नज़र नहीं आई, तो यही हाल आखिर में इंडिया वालों का भी होगा कि उन्होंने मोदी साहब पे नजरें डालेंगे। अब बीजेपी है, शायद ये कुछ फेवर कर दें, लेकिन 9 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा, देख लें आप खुद। देखें भारत को तो जो चला, लेकिन जो मेरी पहली बात थी ना कि जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग जितना आप रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ, तकरीबन 10 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना, तो आप कहाँ देखते हैं उनको, भारत को इस वक्त कहाँ है वो? देखें भारत, नो डाउट इसमें भारतीयों के, इंडियंस की बाहर बहुत इज्जत है, सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने रखा। हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करें, हमारे यहाँ छोटी सी मिसाल है, अफ़गानी हैं, आ जाते हैं, पैसा खिलाते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर जाके अपने जो उनके करप्शन के या जो उनके ड्रग्स के जो काम है वो वहाँ पे बदनाम क्या होता है, पाकिस्तान होता है। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा, नेशनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखा, उसकी वजह से उन्हें पे कर रहा है। हाँ, दूसरे ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत प्रमोट किया। आपकी नज़र में मोदी कौन है? मेरे ख्याल में तो मोदी, आप देखें कि अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो चाय वाला है, ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो आवाम है चाय वाले ने पूरी दुनिया उसको आज प्रेफर कर रही है। एक हम कहते हैं चाय वाला, मगर पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की अपनी जगह है, तरक्की तो नो डाउट कि वो लोग करते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना मैन किरदार है वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनको ज़्यादा सब पसंद करते हैं, चाहे वो अमेरिका, इसराइल हो, कुछ भी हो। दुबई को आप भूल रही हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया? अरब ममालिक ने दिया, इजिप्ट ने भी दिया, सऊदिया ने भी दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि लोग जो है ना, देखें लोग अब बहुत कमर्शियल हो गए हैं, लोग मोदी की पर्सनैलिटी को, मोदी के चाय वाले होने को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि 1.5 अरब रुपए आदमियों की जो है ना इस वक्त दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है, इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे जा रही है। लोग अपनी सेल को देखते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि कौन क्या है, हमारा मेन हाईएस्ट कौन। तो चाइना भी तो 1.5 अरब के करीब है, चाइना क्यों नहीं जा रहा है? जिनपिंग की इतनी पूछ क्यों नहीं हो रही है? अरे वो छोड़िए, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रहते हैं आप, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पूछ क्यों नहीं हो रही है? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से, तो चलिए 100 बिलियन ना सही तो उसका 6 से 60 बिलियन तो कमाएंगे आप, 6ठे पे हैं आप।
लेकिन यहां पर कंपैरिजन नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं? यहां पर ना अपना थोड़ा, मुझे तो भाई बता दो कि मोदी की कौन सी पॉलिसी है जो एंटी मुस्लिम है, जो आप कह रहे हो, बता दो आप मुझे, और मैं आपको 10 चीजें गिनवा दूंगा जो प्रो मुस्लिम है। बोलो। अपने हिसाब से चीजों पर विश्वास करना है, दूसरे के हिसाब से नहीं करना है, यही आप लोग की प्रॉब्लम है। हम हुए, इंडिया हुए, बंगाली हुए, बेसिकली ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के अंदर टेररिज्म कितनी है कितनी नहीं। अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ टेररिज्म होगी, वहाँ पर जो है कत्लो गारत होगी, तो कौन इन्वेस्टर सिक्योर फील करेगा? होती तो है, लेकिन उसको जो है मीडिया के ऊपर इतना नहीं दिखाया जाता। हमें कैसे पता लगता है? आप देखें, अब आप नहीं, आप वैसे ही देख लें, इंडिया के अंदर मदरसे तोड़े जाते हैं, लोगों को 4 लाख से ज्यादा वहाँ मसाजिद हैं और मंदिरों से ज्यादा तोड़ने के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियोस वायरल होती है ना। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ गई? अब आप देखें कि उन्होंने अभी मज़ारों के साथ क्या हशर करा है। जामिया मस्जिद का पता है आपको? अजमेर शरीफ का? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कि अजमेर के अलावा तो किसी की भी दाल नहीं गलनी है। जब तक आपको बाबरी मस्जिद वाला जब वाकया हुआ उसका पता होगा, अब उससे डबल रकबे वाली वहाँ मस्जिद बन रही है। वो बन रही है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वो भी तो देखिए ना जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने आप दोनों ने? बिल्कुल, अब्दुल कलाम कैसे प्रेसिडेंट बन गए थे फिर? देखें, अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन था ना, अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे यहाँ भी तो ये बात हुई थी ना कि उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, इंडिया को जो चांद के उनका लूनर प्रोग्राम है उसके ऊपर डाला। तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि डॉक्टर कदीर खान को क्यों ना प्रेसिडेंट बनाया जाए। डॉक्टर कदीर खान, मैं तो मुसलमान, अब्दुल कदीर खान मुसलमान थे, मैं आपको वहाँ उनका मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एक बात है ना मैम, अब्दुल कलाम को सदर बनाया गया, अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। जितने पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान हो उतने। अरे भैया, सदर और प्रेसिडेंट एक ही होता है ना। और प्राइम मिनिस्टर जो बनता है, जरा ज्ञान बढ़ाइए, कुएं में बंद मेंढक है ना, अब ज्ञान बढ़ाइए। प्रेसिडेंट जो बनता है वो आम चुनाव के जरिए नहीं बनता है। प्रेसिडेंट जाके थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे लोगों के वोट चाहिए होते हैं। फर्क समझ रहे हैं आप? प्रेसिडेंट जो होता है, वो जो हमारे सांसद हैं और ये लोग हैं, इनके वोट के उससे बनता है। वो आम जनता वोट नहीं देती प्रेसिडेंट बनाने में। और जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको जाकर चुनाव मैदान में उतरना पड़ता है, वो चुनाव लड़ना पड़ता है। उसकी पार्टी के सांसद होने चाहिए उतने, जो बहुमत हमारा 273 वाला मामला जो है उतने होने चाहिए, 272, तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। पहले पढ़ लीजिए, जानकारी लीजिए, फिर करिए। पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है सिवाय एक असेंबली डिसॉल्व करने के। अभी आप मिसाल देख लें, 33% रिजर्वेशन बिल अभी रिसेंटली पास किया गया वहाँ औरतों के लिए, चाहे वो कोई मुस्लिम औरत हो चाहे वो कोई हिंदू औरत हो। तो पाकिस्तान में कोई आपको ये बात कहता है कि हम यहाँ नाखुश हैं? ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहेगा आपको? कोई हिंदू, इवन हिंदू, भाई हिंदू यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा ना कि मेरे साथ, एक मिसाल दूँ, क्रिकेटर था दिनेश कनेरिया, अब 15 साल बाद उनको याद आ रहा है कि उनके साथ बुरा सलूक हुआ। 15 साल तक आप सोए पड़े हुए थे। 15 साल जब तक, अब उनसे ये हकीकत पूछी जाए ना कि वो तो इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसकी वजह से मुल्क बदनाम हो जाएगा। पाकिस्तान ने थोड़ी बुरा किया, आपकी अपनी हरकत ही थी जो आप पकड़े गए, तो आपने उसको मैं बताती हूँ, मैंने उन पे प्रोग्राम भी किया कि उनका ये बोलना था, माइनॉरिटीज़ पर उनकी बात थी बेसिकली कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ राइट्स नहीं मिलते। बेसिकली उनका ये कहना था, जो इंग्लैंड में उन पर मैच फिक्सिंग का केस था, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बैन लगा दिया था, वो उसका हमें नहीं कह रहे, वो माइनॉरिटीज़ पर बात कर रहे हैं। आप अभी के देख लें, अभी जो मैच हो रहा है, तो अभी इंडिया ने क्या करा, 1 लाख आपकी जो कितने, किसी को भी नहीं जाना चाहिए था। फिर सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगी हमें नहीं जाना चाहिए था। अगर हम कहते हैं ना हमें वीज़ास नहीं मिले, तो क्रिकेट टीम खुद ICC को लेटर लिखकर क्यों गई? वजह है ना, वजह ये ना, मैं एक बात बताऊँ ना मैम, इंडिया की बुराई नहीं, मसला ये है कि आपको डॉलर में पेमेंट हो रही है। वर्ल्ड कप में अगर आप नहीं जाएंगे, आज बाबर आजम 5 चीज़ों के कमर्शियल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना,
वो 5 चीज़ों के जो कमर्शियल में काम कर रहे हैं, इंडिया का बाइकआउट वर्ल्ड कप का करते हैं, क्या बाबर आजम को वो 5 कमर्शियल मिलते? और 5 कमर्शियल का मतलब है कि आराम से आप रख लें 4-5 करोड़ रुपए। अब बोले यही बोलेंगे। 4-5 करोड़ है ना। फायदा सोच के गए हैं ना। बिल्कुल, सब अपना फायदा देखते हैं। अब अगर वो उनको अच्छा बोल रहे हैं तो यकीनन उनका उसमें फायदा होगा, हमारा तो नहीं है ना। बोर्ड ने ये सोचा कि बड़ा टूर्नामेंट है, हम पीछे रह जाएंगे, हमें जो 10-12 करोड़ डॉलर जो मिलने थे फिर वो मारे जाएंगे। हर आदमी ने अपना बेनिफिट देखा ना, ये चीज़। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तानी अवाम की आपने राय जानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और उस पाकिस्तानी के बारे में जिसने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वीडियो बनाई है, उनकी तारीफ की है, उसके बारे में क्या राय रखती है। क्लियरली पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिशियंस का कंपैरिजन किया गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ कहना हो, काउंटर करना हो, किसी के जवाब में कुछ कहना हो या कुछ फैक्ट्स शेयर करने हो, आप कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल बता सकते हैं। अभी यहीं पर इस प्रोग्राम को एंड करती हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। चलो दोस्तों, वीडियो तो हो गया, काम हो गया, टॉपिक कुछ और था, लेकिन जो आखिर वाले अंकल जी और आंटी जी थी, अब क्या कहूं, ये पता है क्यों है? क्योंकि आप लोगों के अंदर हेट इतना भरा गया है ना कि आप लोग हेट के अलावा आप लोगों को कोई चीज नजर ही नहीं आती। एक सिस्टम बना हुआ है। अच्छा जी, आपके यहां सिस्टम नहीं बना है, और एक सिस्टम बना हुआ है तो ये बताइए कि 90s में फिर भारत का सिस्टम डामाडोल क्यों हो गया था? बताइए। चीजें सिर्फ सिस्टम से नहीं चलती हैं सर। सिस्टम तो आपके भी बॉडी का बना हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए डॉक्टर आता है ना। फिर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर बड़ा डॉक्टर आता है ना आपको ठीक करने। तो जो मोदी हैं या दूसरे भी कोई पीएम बन के आते हैं तो वो वही डॉक्टर हैं, सिस्टम नहीं चलाता है। आदमी का विजन चलाता है देश को, और सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। जो लीडर है आपका, जो आपके देश को आगे लेकर जा रहा है या जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बताता है कि आने वाले 20 साल में हम ये करने वाले हैं, हमारे पास इसकी ये प्लानिंग, हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये हम इसको ऐसे ठीक करेंगे, ये स्टेप्स उठाए जाएंगे। वो विजनरी लीडर होता है, उसके विजन से देश चलते हैं। और अगर पिछले 10 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है, हम 10 साल पहले कहां थे? हम टॉप 10 इकोनॉमी में भी नहीं थे 10 साल पहले। आज हम टॉप 5th इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि बहुत जल्द हम टॉप 3 होने वाले हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट है। तो आपके यहां क्यों नहीं किसी ने कुछ कर लिया 10 साल में? लेकिन जहां अपनी बारी आएगी अपनी कमियों में देखने की, वहां पर नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले में नहीं, वो तो हिंदू है, एंटी मुस्लिम है। कितने भारत के मुसलमानों ने वीजा के लिए अप्लाई किया है कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, हमें यहां दर्द हो रहा है, हमें यहां दुख हो रहा है? बता दीजिए जरा। अगर मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैलेंज है आपको, कितने पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो मैं बता सकता हूं कि उन्होंने भारत के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है, और आप बता दो कि कितने भारतीय मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में जाकर रहना चाहते हैं कि जी हमें यहां पर बहुत तड़पाया जा रहा है, बहुत सताया जा रहा है। आंखें खोलिए। खैर वैसे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहां हमारे संविधान ने सबको बराबर के हक दिए हैं। और आपके यहां आपका संविधान कहता है कि कोई भी नॉन मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। समझे? तो हमें ज्ञान मत दीजिए, पहले अपने आप को ठीक कीजिए, तब आइएगा ज्ञान देने हमारे पास। और रही बात ताइवान की, बाकी जगहों की, तो भारत के लोगों की पूछ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भारत का बिहेवियर लोगों का बहुत अच्छा है, और आज से अच्छा नहीं है, जब से वो बाहर है तब से अच्छा है। ये 2-4-10 साल की बात नहीं है, ये पिछले 100 साल 150 साल की बात है। भारत के लोग ईमानदार हैं, भारत के लोग काम में अपना जान लगाते हैं अपनी, भारत के लोग इनोवेट करते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, इनोवेट करते हैं। और जहां जिस देश में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी का फायदा करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि ड्रग्स के काम में पकड़ जाते हैं, सऊदीया में लटकाए जाते हैं, ग्रीस से भगाए जाते हैं, टर्की से भगाए जाते हैं, स्पेन में गिरफ्तार किए जाते हैं, ग्रीस में टेरर प्लॉटिंग करते हैं। समझे? कमेंट में आप लोग जरूर बताएं कैसा लगा, जो आखिर वाले चचा और चची थे इनकी बातें कैसी लगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। जो पहले भाई थे ना, जो बात कर रहे थे, उसका क्या नाम है, आयशा या क्या नाम है वो एंकर का, मुझे नाम नहीं पता।
जो भी थी मेरी बहना, उनसे जो पहले आदमी बात कर रहे थे वो बड़ी बेहतरीन बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो जो टॉपिक का वीडियो का कि ताइवान ने इंडिया से 1 लाख वर्कर मांगे हैं, उसमें इंजीनियर्स भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, बाकी दूसरे हर शोबत ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद होंगे, मामार भी होंगे, और भी सारे जो फ़ंड जिनके पास है, जो काम कर सकते हैं, वो सारे जाएंगे काम करने के लिए। तो सवाल का ये पैदा होता है इंडिया के नज़दीक ताइवान के नज़दीक है चाइना, उससे क्यों लिए चले, ताइवान की और चाइना की बनती नहीं है, उसके साथ नज़दीक है जापान, लेकिन जापान के लोगों का एक तो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप ये है तो महंगी पड़ेगी, कम्युनिकेशन गैप आएगा नहीं आया लेकिन महंगे पड़ेंगे, क्योंकि जो है ना अपना जापानी लोग वो थोड़े से सैलरी या उनकी जो मजदूरी या इनकम है वो ज़्यादा होती है, और वो खुद उनके अपने बहुत से बिजनेस होते हैं, उनमें खैर इतने ज़्यादा ये मजदूर वगैरह नहीं होता है। उसके बाद और भी आई थिंक 190+ कंट्रीज हैं दुनिया में, लेकिन इंडिया ही क्यों? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, श्रीलंका में ज़रूरत है, कितने मजदूर हैं, क्या फ़र्क है? सोचने वाली बात है। पता नहीं भाई, ये देखें कि मैं बताता हूँ, बताएं। पहली बात यह है कि जो चाइना के इंडिया के वर्कर है ना वो मेहनती हो गए, ठीक हो गया। दूसरा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। तीसरा ये है कि चाइना और अपना इंडिया और ताइवान की बहुत अच्छी तरीना दोस्ती है, और उनको पता है कि अगर कोई नथ डाल सकता है चाइना को तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। मलाक्का स्टेट भी है और भी कई मतलब कि ना हैं उसके जो पॉइंट्स हैं, या और भी कई उनकी कमज़ोरियाँ इंडिया के हाथ में। दूसरी ये IT के शोबे में दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमा सके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल चंद्रयान 3 की लैंडिंग है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है ना, और उस पॉइंट पर इंडिया पर जहाँ अभी तक कोई कंट्री नहीं पहुँचा, तो ये खुला मैसेज गया पूरी जो वर्ल्ड है उनको, ये खुला मैसेज गया कि इंडिया भी तरक्की कर रहा है, और उनके अंदर जो लोग हैं वो टैलेंटेड हैं और उनको IT की सूझबूझ है, इसलिए उनसे बेहतर हमें कोई भी काम करने वाला नहीं मिलेगा। और आई थिंक वो उजरत भी कम लेंगे, यानी कि उनकी जो सैलरीज होंगी वो भी नॉर्मल होंगी, मतलब कम होंगी, कम इतने भी नहीं, लेकिन USA से मंगवाने से या जापान से मंगवाने से या ऑस्ट्रेलिया से लोग मंगवाने से इधर से लोग इजीली जाएंगे, और स्किल्ड वर्कर थोड़े पैसों में अच्छा काम कर देंगे, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। इसलिए ये देखें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल काफ़ी हद तक आपकी दुरुस्त है। तो क्योंकि वाकई ये जो है ना इंडिया ये बरस यानी कि हिंदुस्तान के लोग जो है ना ये सस्ते पड़ते हैं दूसरी कंट्री की निस्बत है। अच्छा, बात करते हैं वीडियो की जानब जाते हैं। वो तो बात हो गई कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, कई लोग अब सही कह रहे थे। वो जो था ना, वो जो कह रहा था अपना तारुफ करवाया कि मैं पाक पतन का हूँ, वो भाई काफी जो है ना बातें वो बड़ी सुलझी बातें ठीक की हैं। उसने जो पॉइंट दिया, जो अक्सर लोग सर कहते हैं कि आपके पास कोई वीडियो या ऑडियो या कोई मैसेज या कोई चीज़ आती है ना, तो उसको तस्दीक करें कि ये सोर्स कौन सा है, कहीं ये मतलब सोर्स भड़काने वाला तो नहीं, मतलब ये उन लोगों में से नहीं जो मतलब कि माशरे में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं। लोग सर में यही है, और आजकल ज़्यादातर बिगाड़ ये सोशल मीडिया जिसे 5th वार जनरेशन कहते हैं, जिसकी उस भाई ने भी बात की, उसने बड़ी बेहतरीन बातें की हैं। उसने ये कहा कि इंडिया IT के मामले में हमसे बहुत आगे जा चुका है। बिल्कुल भाई, जा चुका। हम कहाँ पर IT में हमारा तो मैं कहता हूँ IT का कोई नाम निशान तक नहीं इंडिया के मुकाबले में। मैं ये खुद मानता हूँ इंडिया के मुकाबले में हम अभी तक भाई ना देखें तो पावर के लिहाज से हम कुछ भी नहीं है। मैं खुद मान चुका हूँ, मैं नहीं मानता था, मेरी और भी वीडियोस हैं, मैं उस पर बोलता था, इंडिया के अगेंस्ट बोलता था, इंडिया को बुरा भला कहता था। लेकिन भाई अब सामने सच है, अब सच को जो है ना झुठलाया तो नहीं जा सकता। इस वजह से हम इंडिया हमसे बेहतर है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं अभी भी लोग हैं जो इंडिया को उनको पता ही नहीं है। वो सोशल मीडिया से इस तरह जो है ना जियो पॉलिटिक्स। अच्छा, ये सोशल मीडिया का भी बड़ा भी थैंक यू बोलना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी से जहाँ साइड इफेक्ट हैं इसके, वहाँ पे इसके फायदे भी बहुत है, बहुत फायदे, बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत। इसने आकर ना, अब मैं अपनी बात करूँ ना, यकीन करें आप शुरू वीडियो देखिए, जब GM ऑथेंटिक रिएक्शन जो डॉक्टर गुलाम मुर्जा भाई और अपना गुलजार भाई बैठते थे जब जहाँ, तो वहाँ मैं मतलब काफ़ी गर्म हो जाता था। जब ये लोग की बातें सुनता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था,
बहुत शदीद। और मेजर की और आलोक की बात कहते हैं, यार ये बात कैसे करते हैं पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान इतना पावरफुल है, पाकिस्तान इतना अच्छा है, पाकिस्तान तो आगे जा रहा है, इंडिया में बहुत भूख मरी है, इंडिया में टॉयलेट्स नहीं आ गए, तो वही बातें वो जो साहिवाल भाई ने की हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया से मैं टच हुआ, मैं डेली की वीडियो देखने लग गया, जब मुझे पता चला कि हकीकत और है कुछ, तो मुझे शर्मिंदगी भी अपनी बातों पर, नदामत भी, और मैंने अपने आप को फिर खुद ठीक करने की कोशिश की है। ठीक है ना कि जो है ना, जितनी भी तारीफ की जाए वो बेकामी है, क्योंकि इंडिया भी वाकई हमारे देखें कि एक ही दिन दोनों कंट्री। अच्छा, एक और बात, वो दूसरे अंकल ने बाद में जंक वाला आया, उसने बम धमाकों की बात की, लोग ने वाजे कहा कि मुझे दिखाओ कहाँ। मैंने बम धमाकों की वो इस तरह नहीं की, उन्होंने कहा है कि मैं 15 साल जो है ना बैरून कंट्री में रह कर आया हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो मोदी है ना, उसने मुसलमानों के खिलाफ पुलिस बनाई हैं। तो आलोक चाचू ने ये उस पर कहा है कि मैं कोई बताएं, ऐसी कोई साबित करें कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी पुलिस बनाई जो हमारे जो मुसलमानों के खिलाफ है। फिर उन्होंने ये बात की कि हमारे यहाँ पर जो इंडिया में मस्जिदों पर कभी कोई अटैक नहीं हुआ, कोई बम धमाका बम ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में हर रोज होता है और ये होता भी रहता है, ये उसमें कोई शक नहीं है। तो वो ये अंकल बात कर रहे थे, तकरीबन ये सच भी है, इस तरह ही है पाकिस्तान में। तो वो जो पेशावर में यार हुआ था, बिल्कुल वो तो भैया बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन जैसा वो बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा करोगे वैसा मरोगे, ये फितरत के कानून है। खैर मिलते हैं वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।